आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पढ़ रहे थे कार्टेशियन सिस्टम। कोई डाउट है किसी का? यस सर, डाउट है। हाँ, एक बार बोलिए आदित्य। सर क्वेश्चन है, लेट ए पॉइंट दिया हुआ सर ए बी, उसके बाद सर बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड और बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हाँ ठीक है। कोऑर्डिनेट्स इफ A1 इज द मिड पॉइंट ऑफ OA एंड A2। एक A1 is मिड पॉइंट ऑफ OA, comma A2 is the midpoint of A1, comma A3 is the midpoint of A2, and so on. And so on. Then the coordinates of A and R. Then the coordinates of A and R. A N R. क्या होगा यही बताना है ना? ठीक है। Yes sir. देखिए, सबसे पहला चीज कि हम लोग को ये बताया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कि यहाँ ओरिजिन है, ये ऑलरेडी पढ़ा। ए जो है ये ए बी है, एक फिक्स पॉइंट है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं पे ए है, ठीक है, ए विद द कोऑर्डिनेट ए बी। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको मिलेगा लाइन सेगमेंट कौन सा? OA, लाइन सेगमेंट OA। और इस OA का मिड पॉइंट कौन है? A1 यहाँ पे, ठीक है, समथिंग मिड पॉइंट A1। तो आप समझ रहे हैं A1 का कैलकुलेशन करना है तो O प्लस A/2, कहने का मतलब है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? A/2 B/2, ठीक है, कंफर्म। आगे चलते हैं। अब A1 का फिर से एक बार देखिए, A1 का मिड पॉइंट कौन है? A2। A1 का मिड पॉइंट कौन है? A2, ठीक है। तो आप जब A1 लेंगे उसका मिड A2 होगा, निकाल के देखते हैं। A2 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस A1/2, मिड पॉइंट फार्मूला। उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स थोड़ा लिख लें तो A का कोऑर्डिनेट है AB, x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, प्लस उसका A1 का x कोऑर्डिनेट है A/2 और इसके डिवीजन में 2, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट है B और प्लस B/2/2। क्या आप इस बात को समझे? Yes sir. ठीक है, सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। 3A/4 3B/4। आप कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? A2 का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 3A/4, ठीक है, और 3B/4। देखिए, जब कभी भी सीरीज का बात होता है कि कौन से सीरीज में फॉर्म करेगा, आपको कम से कम 3 नंबर चाहिए। तो हम लोग किसका कैलकुलेशन कर चुके हैं? A1 का, A2 का। एक और कैलकुलेशन बनता है A3 का। तो A3 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A2 का मिड पॉइंट है तो A प्लस A2/2। कोऑर्डिनेट्स देखते चलिए, x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं A प्लस A2 का x 3A/4/2 कॉमा y कोऑर्डिनेट B प्लस 3B/4/2। एक बार इसको सॉल्व करें तो सॉल्व किया जाएगा तो 4 + 3 7A/8 और वहां से 7B/8। अब क्या करना है, कैसे करना है देखते चलिए। सबसे पहले मेरा पॉइंट A था, फिर आया A1, फिर आया A2, उसके बाद A3 एंड सो ऑन। इसके अकॉर्डिंग A में मेरे पास x कोऑर्डिनेट पे केवल बात कर रहे हैं और वो भी इसका कोफिशिएंट बात कर रहे हैं। x कोऑर्डिनेट के कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं, यानी A के कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं। बस इतना ही। A में कितना लिखा? 1। A1 में कितना लिखा है? देखिए, A1 1/2 1/2। अच्छा, A2 में क्या लिखा है? A2 में 3/4। A3 में क्या लिखा है? 7/8। ठीक है, ये आपको एक सीरीज देगा। अब आपको दिखाते हैं, समझाते हैं थोड़ा ध्यान से। 1 यहां से आगे बात कर रहे हैं, ठीक ना, यहां से आगे बात कर रहे हैं, इसको छोड़ के 1 3 7 AP है? पता नहीं, देखिए, अरे AP चेक करना कौन मुश्किल है? यहाँ से यहाँ बस 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 4 यूनिट। काहे का AP नहीं। चलिए ठीक है, AP नहीं है। अब देखिए क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके बीच का डिफरेंस 2 यूनिट, इसके बीच का डिफरेंस 4 यूनिट, ठीक है।
अच्छा, अगली बार कौन आने वाला हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है, वो आने वाला है 13। तो एक बार आप इसका डिफरेंस देखिए 6 यूनिट। अब सोच के बोलिए इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या? ये एपी है, एपी। तो देखिए कौन सा बात सामने आया, बात ये सामने आया कि जो डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है वो एपी में है, डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म वो एपी में है। सम स्पेशल सीक्वेंस सीरीज क्लास 11 में आप ये पढ़े होंगे, जिसमें कि लगाया जाता था ये कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ डिफरेंस। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो एपी में है न्यूमरेटर के लिए। और डिनोमिनेटर एक बार ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर एक बार देखिए, पता चलेगा आपको। डिनोमिनेटर 1/2 है, ऐसा 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, एंड सो। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा उस बात को देख लिया जाए, समझा जाए। हम लोग इसको कह सकते हैं ये जीपी है, बोलिए हाँ कि ना? जीपी, जीपी भूल गए? 1/ मान लेते हैं जैसे r टू दी पावर n है तो ये जीपी होता है, या सिंपल r का पावर n है वो जीपी होता है। जनरल तौर पे हम लोग बोलते हैं ARn-1। तो ARn-1 हो या r का पावर n हो या 1/r का पावर n हो, हर जगह पे एक चीज फिक्स है कि उसका पावर इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली। और अगर पावर इंक्रीज कर रहा है वैसे केस में उसको क्या बोलेंगे? जीपी बोलेंगे। तो ये जीपी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस जो है मेरे पास वो एपी में है, और उसके साथ में जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो जीपी में है। मगर जानते हैं एक छोटा सा चीज हम यहाँ चेक कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कि पता नहीं यहाँ क्या आएगा। हम इसको 13 लिखे ना, मगर एक बार चेक करना चाहेंगे। देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसे करेंगे a + 7a / 8/2। तो देखते हैं 8 + 7 15a/16 आएगा, ये 15 आएगा, ये 15 आएगा, ठीक है। क्यों उसको चेक करना जरूरी हुआ? रीजन है ये कुछ भी आ सकता था, इसके बेसिस पे हम एपी नहीं बोल सकते थे, ये कुछ भी आ सकता था। अब देखिए ये 8 आ गया, बोलिए तो क्या है ये? कुछ नहीं, जीपी, जीपी, जीपी। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये एपी ना होके क्या हो गया? जीपी। क्या आप समझे कि क्यों हम उस चीज को एक बार फिर से चेक किए? वो इसलिए चेक किया गया क्योंकि यहाँ अगर 13 होता तो ये एपी होता, मगर जब हम इसको चेक किए तो हमको दिखा कि ये 15 हो रहा है। अगर ये 15 हो रहा है इसका मतलब है कि ये जीपी होगा। इस कारण से आपको चेक करना जरूरी था, ठीक है। चलिए इतने के बाद अब आपको सीक्वेंस सीरीज लगा के थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है। और एक चीज देखिएगा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। 1 को हम क्या लिख रहे हैं ना, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज आप लगा सकते हैं वो कोई बात नहीं, फिर भी एक दूसरा तरीका बता रहे हैं वो देखिए। 1 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 का पावर 1 - 1, ठीक है, चेक करते चलिएगा। 3 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 का पावर 2 - 1। 7 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 का पावर 3 - 1। 15 को हम क्या लिख रहे हैं? 15 को 2 का पावर 4 - 1। क्या सेटिस्फाइड हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम आपके पास एक आंसर ये रखे थे कि ये जो डिफरेंस है वो जीपी में है, मगर आप भी जानते हैं वो कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, लेंदी है, तो बनेगा तो ऐसे ही। मगर कभी कभार क्या होता है कि इन नंबर्स को देख के आप इसके पैटर्न को पहचान सकते हैं। अगर आप पहचान लिए तो आपके लिए क्वेश्चन हल्का हो गया, मतलब अगले लाइन में आपको आंसर मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हैं वो सुन लीजिए। नंबर्स जो है मेरे पास, नंबर्स जो है मेरे पास, उसमें ध्यान रखिएगा जब हम बात करेंगे an का देखते चलिएगा an का, तो a1 में 1 था, 2 में 3 था, 3 में 7 था, ठीक है। तो देखिए 7 2 का पावर n में क्या 2 का पावर n - 1 होगा? कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। फिर से एक बार रिपीट करें, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। जब a1 लिखे थे, ठीक है, जब a1 लिखे थे उस समय ये 1 था, तो 2 का पावर 1 - 1, यहां ध्यान रखिएगा। जब a2 के लिए लिखे थे, जब a2 के लिए लिखे थे तो 3 आया, तो 3 ये a2 का है, देखिए a2 का है, ये a3 का है, ये a4 का है, तो an का क्या होगा? 2 का पावर n - 1। अब क्लियर हुआ?
यस सर। ठीक, अब डिनोमिनेटर का बात कर रहे हैं। डिनोमिनेटर देखते चलिए, जब a1 था 2 का पावर 1 है, जब a2 था 2 का पावर 2 है, जब a3 है 2 का पावर 3 है, तो an में क्या होगा 2 का पावर n, ठीक है 2 का पावर n। यस सर। बस यही सब चीज है जो आपके इस क्वेश्चन को बनवाया, ठीक है। फाइनली मेरे पास आंसर मिल गया कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई an का क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बताओ an का क्या होगा। हर चीज सॉल्व करके अब आपके सामने हम कुछ रखते हैं, देखते चलिएगा। a1 लिखते हैं, a1 हम क्या लिखें, a/2, देखिएगा लिखने का आप मेरा तरीका देखिए, 2 का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर 1 इंटू a, ठीक है। देखिए कुल मिला के ये a/2 लिखा है। a2 जब लिखेंगे 2 का पावर 2 माइनस 1 बाई 2 का पावर 2 इंटू a, x कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं, देखते चलिएगा। a2 आप इसको सॉल्व करके चेक करते चलिएगा कि इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन भी होता जाएगा। a3 जब लिख रहा है 2 का पावर 3 माइनस 1 बाई 2 का पावर 3a, सही। अब फाइनली an पे आ गए, तो an का x कोऑर्डिनेट होगा मेरा 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n इंटू a, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस यहाँ पे b लगा रहेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अपने पास an का कोऑर्डिनेट मिला 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n, आप डिवाइड करना चाहे कर सकते हैं। a x कोऑर्डिनेट और यहीं b लगा दीजिए, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या आप पूरे प्रोसेस को समझे? यस सर। ठीक है, आप सुनिए काम का चीज, क्या एग्जामिनेशन में आएगा तो इतना बड़ा बनाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं। एग्जामिनेशन में आएगा, आप a1 के लिए x कोऑर्डिनेट डिफाइन कीजिए, a2 के लिए x डिफाइन कीजिए, a3 का x डिफाइन कीजिए, काम खत्म। उन x के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लीजिए, उन x के कोफिशिएंट्स को यहाँ लीजिए, कोफिशिएंट्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करके एपीजीपी क्या हो रहा है उससे जनरल टर्म निकाले, सीक्वेंस सीरीज का जनरल टर्म निकाले, उसमें एपी लगेगा, जीपी लगेगा, एचपी लगेगा, सम स्पेशल लगेगा, कुछ भी लग सकता है। उससे जनरल टर्म जब निकल जाएगा फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा इस पैटर्न, ठीक है, नोट कीजिए। बस अभी x फिर से आदित्य एक बार। ये तो अभी बस x कोऑर्डिनेट निकला ना। हाँ, और ये केवल x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट लिखना है ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। क्या करना है, 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n इंटू b, हो गया y कोऑर्डिनेट। a रखा है x कोऑर्डिनेट, b के साथ में y कोऑर्डिनेट, बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है। y के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए ना, कुछ क्यों नहीं करना है, देखिए a का जो कोफिशिएंट b का वही कोफिशिएंट है ना, a का जो कोफिशिएंट b का वही, तो बस लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन, यस सर है सर। इसको हटा ले, क्वेश्चन केवल हटा ले। हाँ पढ़िए जिसका है। एक सेकंड सर। ठीक, हाँ देखिए आप एक, हाँ ठीक है आदित्य हम देख ले रहे हैं, 1 मिनट के लिए बस, क्या बोल रहे थे ना, जब भी बोर्ड भर जाए ना आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिए, ठीक है, और आप इसको नोट भी कर लीजिए कि अगर बाय द वे कुछ मिट गया तो एटलीस्ट बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, हाँ बोलिए। लेट थीटा सर, लेट 0 सर थीटा सर 0 से पाई बाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 एंड x इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस y थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एंड y इक्वल्स टू x sin थीटा माइनस y cos थीटा। हाँ ठीक है। Thus that equation सर x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। सर x और y कैपिटल होगा, a सर a x नहीं a x स्क्वायर हाँ प्लस b y स्क्वायर, where a b
are constant कांस्टेंट, देन आपके ऑप्शन में ए बी के बीच रिलेशन दिया है या फिर उसका वैल्यू दिया है? वैल्यू दिया हुआ सर ए बी और थीटा का। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे केस में आपको क्या ये पता चल रहा है कि ये कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है? यस सर, रोटेटिंग वाला सर, रोटेशन ऑफ एक्सिस, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एकदम ठीक। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में x को इससे डिस्प्लेस करते हैं, y को इससे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये होता है। आपके पास यहां देख के क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट वाला मेरा ओल्ड इक्वेशन है या राइट वाला ओल्ड इक्वेशन है? ओल्ड इक्वेशन कौन? ओल्ड लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट वाला मेरा ओल्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरा ओल्ड इक्वेशन है। सर कैसे पता किए? आपको पहले भी बताया गया था जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर रहे थे, स्मॉल लेटर हमेशा ओल्ड बताता है और कैपिटल लेटर न्यू बताता है। ठीक है, तो ये मेरे पास ओल्ड है, तो मेरे पास जो ओल्ड इक्वेशन ऑफ कर्व है, कर्व इट इज x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। कर्व है तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग रिप्लेस करेंगे, क्या करना है हम लोग को? रिप्लेस करना है x को किससे? x cos थीटा प्लस y sin थीटा से। हमको y को रिप्लेस करना है किससे? x sin थीटा माइनस y cos थीटा से। तो रिप्लेस करके होगा क्या? जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे ये पार्ट, ये चेंज हो जाएगा न्यू इक्वेशन में, ये न्यू इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो हमको न्यू इक्वेशन ही फाइंड करना है। x के प्लेस पे पुट किया जाए तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम x cos थीटा प्लस y sin थीटा, क्योंकि इक्वेशन है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखेंगे। x sin थीटा माइनस y cos थीटा, y cos थीटा, और उसके बाद प्लस y स्क्वायर मतलब x sin थीटा माइनस y cos थीटा का होल स्क्वायर। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0, इतना का। अब इसमें से आपको क्या बाहर निकालना है वो चीज बताते चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए हमको, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखिएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x cos x sin, तो क्या लिखेंगे हम लोग? sin थीटा प्लस होगा ना, प्लस 4 sin थीटा cos थीटा। देखते चलिए, कहीं भी दिक्कत होगा पूछेंगे। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट sin स्क्वायर थीटा। देखिए x स्क्वायर का ये कोफिशिएंट मिला, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता चल रहा होगा ये मिलके 1 दे देगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग y स्क्वायर निकालेंगे, देख के बोलते चलिए क्या होगा y स्क्वायर का कोफिशिएंट? sin स्क्वायर थीटा सही है, प्लस 4 sin थीटा cos थीटा, प्लस की माइनस? माइनस होगा सर। हाँ, यहाँ प्लस में y sin थीटा, यहाँ माइनस में y cos थीटा, तो ये माइनस होगा। माइनस 4 sin थीटा cos थीटा। cos थीटा अगला प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। एकदम ठीक जा रहे हैं। दो चीज हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल गया। अभी और कंटिन्यू होगा, वही इक्वेशन कंटिन्यूड है, थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं x y का कोफिशिएंट इस बार लिखेंगे। ठीक है, x y का कोफिशिएंट तो इसी में कंटिन्यू है, ध्यान रखिएगा, इसी में कंटिन्यू है। यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए, तो देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 sin cos मिलेगा, देखते चलिएगा। ठीक है, हम लिख रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा। फिर उसके बाद यहां से एक्स वाई का कोफिशिएंट x cos माइनस y cos, तो कितना मिला? -4 cos स्क्वायर थीटा। फिर से यहां से xy का कोफिशिएंट y sin और x sin कितना मिला हम लोग को? +4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद यहां से xy का कोफिशिएंट -2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या है, कैसे है, काम कैसे करेंगे, उस बात पे आपको लेके चलते हैं।
मेरे पास जो न्यू इक्वेशन दिया इसमें कहीं एक्स वाई दिखा क्या आपको? फिर से एक बार, मेरा जो न्यू इक्वेशन है इसमें कहीं भी आपको एक्स वाई दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? उसका कोएफिशिएंट 0 है। एकदम सही, क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, मतलब क्या हुआ कि हम मेंशन कर ले इन न्यू इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए। यहां से लेके चलिए, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये बाय द फार्मूला कितना होगा? कोई बोलेगा कितना? नहीं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री ना आपके पास हैंडबुक है क्या? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, हम ऐप में खुद डाल देंगे, ठीक है। आपको एक चीज बस बोलना क्या चाह रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, इसके फॉर्मूला को बार बार रिपीट करते रहिए। तो सर क्या बैठ के रटने लगे? नहीं, आप एक दिन में मल्टीपल सब मल्टीपल पढ़ लीजिए, एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ लीजिए, एक दिन में चेंजिंग पढ़ लीजिए, आइडेंटिटीज पढ़ लीजिए। आप ऐसा केवल 10 दिन करें, सारा फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएगा कि देखने के साथ आप तुरंत आंसर दे सकेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सेक्शन है, पूरे मैथमेटिक्स में चाहे कुछ भी पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा। चाहे आप अलजेब्रा पढ़े, कोऑर्डिनेट पढ़े, कैलकुलस पढ़े, कुछ भी पढ़े, ठीक है। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब हमको थोड़ा एक लंबा सा लाइन लिख लेना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 या -4? तो आप -4 कॉमन ले लिए। -4 कॉमन लेके क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस पार्ट शुड बी 0। देखिए ये किसका फार्मूला होता है? ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, बस वही चीज हम वहां पे डायरेक्ट लिखे थे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर cos 2 थीटा 0 है तो 2 थीटा π/2 होगा, तो थीटा कितना होगा? π/4। एक चीज थीटा मिल गया हम लोग को, काम खत्म। आगे का अगर आपको थीटा मिल गया तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब धीरे धीरे करके प्रोसीड करेंगे, एक अननोन मिला, सब मिल जाएगा, ठीक है। पहला डिस्कशन किस पे हुआ था? एक्स वाई के कोफिशिएंट पे। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है? ए, और यहां हम फाइंड क्या करके रखे हैं? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 प्लस 4 sin थीटा cos थीटा। देखिए क्या लिख रहे हैं, उस चीज को कंफर्म कीजिएगा, सही की गलत, बोलिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंफर्म कीजिए, ये होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता चला कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, स्टार्टिंग है, मगर हम ये चाहते हैं कि जब ये बता के खत्म कर देना, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री का बात है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। यहां लिखा है 4 sin थीटा cos थीटा, 4 sin थीटा cos थीटा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 into 2 sin थीटा cos थीटा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा, ठीक है। तो 1 + 2 sin 2 थीटा, इस कारण से हम डायरेक्ट लिख दिए कि ये इतना होगा। अब अगर मेरे पास थीटा π/4 है, थीटा अगर π/4 है तो ये π/2 sin π/2 1 होता है, और 1 + 2 3, यानी a का वैल्यू 3 मिल गया, कंफर्म। सी नंबर, सी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और मेरे क्वेश्चन में दिया है b, मेरे क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है? b। तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यहां देखें ना आप, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 4 sin थीटा cos थीटा, 2 sin 2 थीटा, तो लिख सकते हैं 1 - 2 sin 2 थीटा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू b। थीटा का वैल्यू π/4 पुट किए, sin π/2 1, 1 - 2 -1, b का वैल्यू क्या मिला? -1। a मिल गया, b मिल गया, थीटा मिल गया, यही तीन चीज चाहिए था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नोट करें, कुछ भी डाउटफुल है जरूर पूछा जाए। सर यहाँ पे a, b और थीटा का वैल्यू मांगा गया, हाँ क्वेश्चन में।
हाँ, क्वेश्चन में यही चीज चाहिए था कि यहाँ पे हम इसलिए ना पूछे, जैसे क्वेश्चन आदित्य पढ़े तो हम पूछे कि आपके पास ऑप्शन में रिलेशन दिया है या फिर वैल्यू दिया है, तो वो बोला कि सर वैल्यू दिया है, ए बी और थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम फाइंड किए तीनों। ठीक है, पढ़े कि x equals to x minus y sin theta, जैसे रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग तो पढ़े ना, न्यू x equals to न्यू y is equal to, हाँ, पर वो तो उल्टा दिया है। किस में? वो हम लोग जो पढ़े उससे तो उल्टा दिया है। हाँ, आज क्या ना कि क्वेश्चन मेरे पास दे दिया था कि क्या होगा, क्वेश्चन मेरे पास दिया कि रोटेशन इस तरीके से हुआ कि x जो है वो x cos थीटा प्लस y sin थीटा हुआ है। ठीक है, y जो है वो x sin थीटा माइनस y cos थीटा हुआ है। हम आपको याद दिलवाते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे x इज इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा। कंफर्म कीजिएगा, y इज इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, यही पढ़े थे ना? ये पढ़े थे हम लोग जब थीटा एंगल एक्यूट एंगल से रोटेट करता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए कि क्या दिया है। अब आपके सामने बस एक छोटा सा चीज है, मान लीजिए अगर ये थीटा पाई प्लस थीटा है, ठीक है, पाई प्लस थीटा है, तो सोचिए क्या हो सकता है। ऐसा कोई एक एडजस्टमेंट कीजिए किसके बराबर आ जाए, x cos थीटा है, ये माइनस हो गया, माइनस अंदर भेज दिया, x sin थीटा प्लस में है और यहाँ पे ये प्लस हो गया। तो देखिए कोई एक एडजस्टमेंट ऐसा होगा, क्योंकि ये तो सूट नहीं कर रहा ना, ये नेगेटिव निकाल देगा। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में अगर कभी आप थीटा रोटेशन करते हैं तो ये होता है, मगर यहाँ क्वेश्चन में दिया कि देखो x ये होगा और y ये होगा, तो अगर क्वेश्चन में प्रोवाइड किया तो उसी को लेके प्रोसीड करेंगे ना हम लोग, खुद का थ्योरी नहीं लगाएंगे फिर। ठीक है, समझे? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया आदित्य जो बात अभी बोले? यस सर। और है डाउट? एक आप चैट सेक्शन में भेजे ना। सर एक डाउट है सर, इसी से हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है सर? हार्मोनिक कॉन्जुगेट अभी नहीं, ठीक है, वो एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला में होता है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन खत्म कर रहे होंगे ना तो कुछ मिससेलेनियस पार्ट होता है। ठीक है, मिससेलेनियस पार्ट उसको पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर के एंड में कुछ मिससेलेनियस होता ही है, वो ऐसे 4 पॉइंट पे होता है, PQRS होता है, तो सेक्शन फार्मूला का ये PR बाई PS दैट इज इक्वल्स टू QR और QS, इसका हम लोग प्रोडक्ट -1 निकालते हैं। ठीक है, तो अभी जरूरत नहीं है, अगर उसका क्वेश्चन मिलेगा ना अभी छोड़ देंगे उसको। ठीक है, वो रखेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन भेजा गया है ना चैट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, द लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। अच्छा ठीक, देखिए ये है कॉन्करेंट लाइंस, मगर फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। b प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू p, फिर है bx प्लस c प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू p, फिर है cx प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू p। बोला ये क्या, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3/4 3/4, इंटरसेक्ट एट 3/4 3/4। बोला गया इफ P और B और C और A इसके बीच में रिलेशन निकालना है। कौन कौन? A, B, C और P, क्या होगा, कैसा रिलेशन होगा, वो चीज फाइंड करना है। सबसे पहला चीज, आप इस क्वेश्चन को जब पढ़े आपको क्या पता चला ये कौन से टॉपिक का है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए? बोलिए। यस सर। देखिए जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, सबसे पहले दिमाग में सोचिए कि हाँ ये कौन से टॉपिक का है। तो आपको हम एक चीज बता दें, बोला 3 लाइन है,
intersect at a point, 3 different lines intersect at a point, इसका मतलब है कि लाइंस जो है वो कॉन्करेंट है, L1 L2 L3, ठीक है, ये कॉन्करेंट है और कॉन्करेंट लाइंस है तो ये पॉइंट फिक्स है, बोला ना फिक्स पॉइंट, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ये केवल फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। अगर ये फिक्स पॉइंट है तो आप इसको किसी भी तरीके से रोटेट करा ले, इधर रोटेट कर ले या इधर रोटेट कर ले, कभी ट्रायंगल बना पाइएगा? बोलिए नहीं, कभी आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, कभी आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए जैसे ये आपके पास, ठीक है, 3 लाइन है, आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, मगर कभी आप इसका ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप इसको उठा नहीं सकते, ये फिक्स पॉइंट पे रहेगा। तो ये ऐसे घूमेगा मगर ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो ट्रायंगल का एरिया कितना? 0। वैसे केस में आप कॉन्सेप्ट यही लेके चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय 3 लाइंस L1 L2 L3, ठीक है, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तीनों लाइन कैसा है? कॉन्करेंट, ठीक है, ये कॉन्करेंट लाइंस है। कॉन्सेप्ट बताए नहीं है, इस कारण से क्वेश्चन आपसे नहीं बना। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े नहीं है, मगर एक क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए, ज्यादा बड़ा होता नहीं है। कॉन्करेंसी का कंडीशन है कि जो डिटरमिनेंट होगा कोफिशिएंट्स का, ठीक है, a, फिर यहाँ b प्लस c, और उधर से ये इधर आया माइनस p, तो p, फिर उसके बाद b है, c प्लस a और p है, फिर यहाँ से c, a प्लस b और उधर से p है। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। आपको इतना ही काम करना, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? a, b, c और p में रिलेशन मिलेगा। सबसे सिंपल तरीका सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा तो डिटरमिनेंट का आइडिया है ही, तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और देखिए प्रॉपर्टी कैसे लगा रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक ही बात है। यानी कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ये 2 स्टेप एक साथ किया जाएगा। तो उसके बाद a माइनस बी, यहां से b माइनस a माइनस b, यहां देखिए b माइनस a और p माइनस p 0, ठीक है, b माइनस c, यहां से c माइनस b और p माइनस p 0। ये थर्ड वाले पे कोई चेंज नहीं, थर्ड वाले पे कोई चेंज नहीं, तो c a प्लस b p, c a प्लस b और p, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सॉल्व करना आसान ना, केवल p के लिए सॉल्व करेंगे, केवल p के लिए, तो p टाइम्स ये मल्टीप्लाइड माइनस ये मल्टीप्लाइड, देखते चलिए क्या मिल रहा है, p टाइम्स ये दोनों मल्टीप्लाइड, a माइनस b इंटू c माइनस b माइनस b माइनस a b माइनस c, b माइनस a b माइनस c, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, अगर ये नेगेटिव इसको दे दें, ये नेगेटिव इसको दे दें, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। अब क्या हम ये कॉमन ले सकते हैं? ये चीज, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, निकल गया मेरे पास, कॉमन आ गया। देखिए क्या क्या मिला, p मिला, उसके साथ a माइनस b मिला, और देखिए अब क्या हो रहा है, c माइनस b और प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये पार्ट 0 आ रहा है, ये पार्ट 0 आ रहा है, तो 0 करने वाला ये टर्म है, 0 करने वाला ये टर्म है, तो आप कह सकते हैं कि p 0 होगा, p 0 हो सकता है। एक a माइनस b 0 होगा तो a इक्वल्स टू b हो सकता है। और कुछ रिलेशन मिलेगा क्या? देखिए रिलेशंस जितना मिले निकाल लीजिए, फिर अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिए। क्वेश्चन बनाने का यही तरीका होता है, जितना रिलेशन मिले उसको फाइंड करें और अपने ऑप्शन से मैच कर लें कि क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है एक चीज आने के बाद ऑप्शन देखें आप, कितना हम क्या बोले, एक बार बोले p 0 हो सकता है, एक बार क्या बोले a माइनस b 0 होगा, मतलब a इक्वल्स टू b होगा। 2 चीज हमको मिला, तीसरा भी कहीं से कुछ मिल सकता है क्या? ध्यान से देखिए, L1 L2 का इंटरसेक्शन ये पॉइंट होगा, एंड दिस पॉइंट इज 3/4, 3/4। L1 L2 दो ही लाइन का बात कर रहे हैं, तीसरे का बात ही नहीं कर रहे हैं।
L1 L2 का इंटरसेक्शन ये पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 3/4, 3/4 है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और यहां से x कोऑर्डिनेट की जगह पे 3/4, y के जगह 3/4। कोई चाहे तो हमसे ये पूछ सकता है कि सर आप दो लाइन को सॉल्व करके बोल रहे हैं निकालने, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि L1 भी तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, L1 भी तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट जो है वो L1 को सेटिस्फाइड करेगा, L2 को सेटिस्फाइड करेगा, L3 को सेटिस्फाइड करेगा। मेरा आंसर होगा हाँ बिल्कुल। आप x के जगह 3/4, y के जगह 3/4 पुट करके ABC में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी, सिंस L1 passes through the point 3/4, 3/4, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेटिस्फाइड करेगा। पुट करते चले, a के साथ 3/4 प्लस b प्लस c के साथ 3/4 इज इक्वल्स टू p, यानी क्या हुआ, आप उधर भेज दें तो 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 4p भी होगा। ठीक है, ये भी रिलेशन होगा। आप यहाँ भी पुट कर ले वही चीज मिलेगा, यहाँ भी पुट कर ले वही चीज मिलेगा, अब तीनों में करने का जरूरत नहीं। तो मेरे पास एक रिलेशन ये मिला और ये मिला। ठीक है, उसके बेसिस पे अब हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। देखिए जो दिया है उसमें से चेक कीजिए। P3 लिखा है और B प्लस C 4 लिखा है, P लिखा है 3 और B प्लस C लिखा है 4, A प्लस B प्लस C 4 लिखा है और P3 लिखा है, पुट करना पड़ेगा। अब यही है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, P3 और B प्लस C 4, A के बारे में कुछ नहीं बोला, छोड़ दीजिए। दूसरा P लिखा है 3 और A प्लस B प्लस C लिखा है 4, इसको चेक करना चाहिए हम लोग को। देखिए यहाँ LHS, L मतलब LHS, 3 into 4 12, R मतलब RHS, 4 into 3 12, क्या सेटिस्फाइड हुआ। ठीक है, चलिए ठीक। C ऑप्शन देखिए, C में बोला P ले लो 6 और A जो है वो B प्लस C के बराबर और 4, इसका मीनिंग क्या, A भी 4, B प्लस C भी 4, तो A प्लस B प्लस C कितना, 8। समझे नहीं समझे, A मेरा 4 और B प्लस C भी 4, तो अगर 4 प्लस 4 करेंगे, 4 प्लस 4 करेंगे 8 होगा। ठीक है, देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करें। 8 पुट किए कहां पे, इस जगह पे, तो 24, P के जगह पे 6 पुट किए तो 24, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और उसके बाद लास्ट डी ऑप्शन है, P इक्वल्स टू 2 और इसके साथ में A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 3, तो मेरे पास A प्लस B प्लस C के जगह पे 3 मतलब 9 और इधर साइड में 2 पुट किए तो 8, ये नहीं कर रहा है। मल्टीपल है कि सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल है तब B और C आएगा। ठीक है, B और C, ठीक है। और ये A नहीं होगा ना, A सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चेक कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन किसी का नोट किया जाए, कुछ भी डाउटफुल पूछिए। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 सबटेंड अ राइट एंगल। ठीक है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द पॉइंट 1, -1। अच्छा, ये तो चेक करना पड़ेगा ना हम लोग को, ये तो ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। एट द पॉइंट 1, -1 इफ, कंडीशन क्या दिया, इफ x1 into x2 प्लस y1 into y2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x1 minus y1 प्लस x2 minus y2। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मेरे पास 4 पॉइंट दिया। क्या बोले, एक बार बता दें कैसे करेंगे, एक बार हाँ, बता दीजिए ना, हम कर लें। एक ऑप्शन में हम बता दे रहे हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये आंसर आ गया तो खत्म, नहीं तो फिर बाकी तीनों कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। क्वेश्चन में क्या बोला कि A C B 90 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिलके इस पॉइंट पे
राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो कंडीशन यही लेना है, बस ऐसे ही हर एक में ये जो पॉइंट दिया रहेगा हर एक ऑप्शन में वो सी होगा। तो ये हो गया x1 y1, ये मेरे क्वेश्चन में था x2 y2, और ये अपने क्वेश्चन में अभी ऑप्शन में 1, -1 है। तो आपको भी पता है कि स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BC दैट विल बी इक्वल्स टू -1 फॉर परपेंडिकुलर। तो काम यही करना है, AC लेंगे तो y1 प्लस 1 बाई x1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई BC तो y2 प्लस 1 और डिवीजन में x2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करके और एक बार चेक करना है इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, इधर भेजते हैं, अरेंज करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना मिला, y1 y2 प्लस y1 प्लस y2 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से, x1 x2 माइनस x1 इंटू x2, ठीक है, माइनस के साथ। फिर उसके बाद x1 इंटू -1 तो -x1, तो यहाँ प्लस x1, फिर x2 -1 इससे तो प्लस x2, और फिर उसके बाद +1 -1, ऐसा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कैसे है, चेक करते चले धीरे धीरे। x1 x2 प्लस में है मेरे पास, मान लीजिए ये लेफ्ट शिफ्ट कर गया, y1 y2 ये भी मिल गया, y1 y2 मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2, तो देखिए 1 और 1 2 ये भी मिल गया, अच्छा 2 भी मिल गया। फिर x1 उधर साइड में प्लस है तो x1 उस साइड में प्लस है, ये भी मिल गया। y1 राइट साइड में माइनस है, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, ये भी मिल गया। x2 राइट साइड में प्लस है, x2 राइट साइड में प्लस है, ये भी सेटिस्फाइड, और y2 राइट साइड में माइनस है, ये भी सेटिस्फाइड, ऑप्शन करेक्ट। देखिए कैसे किया गया। ठीक है, अगर ये सिंगल करेक्ट है तो यहीं छोड़ देंगे, अगर ये मल्टीपल करेक्ट है तो आपको बी, सी और डी को भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, मगर हर बार कंडीशन यही लगाइएगा, यही चीज, ये कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, कर लेंगे ना। और है या आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी को हम x1 और y1 बना देंगे। किसमें, इसमें सी पे कैसे राइट एंगल बना रहा है, कैसे पता चला? लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, आप जो बोले अभी तक जितना सुने उसके बेसिस पे, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी सबटेंड अ राइट एंगल एट द पॉइंट। ठीक है, सबटेंड द राइट एंगल एट द पॉइंट, यही था स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर मान लेना हम इसको नहीं भी खींचेंगे, अगर ये हम ऐसे ड्रॉ नहीं भी किए तो क्या फर्क पड़ा, रहा तो वही चीज ना, समझे? नहीं, अरे सुनिए, मान लीजिए इसको हम खींच ही दी, हाँ, हम इसको ड्रॉ कर ही दिए, हम इसको इग्नोर नहीं किया। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये वाला मेरे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, कितना है 1, -1। तो अब बताइए तो कौन सा कंडीशन आप यूज कीजिएगा? AC परपेंडिकुलर टू BC लगाइएगा ना, बस वही चीज है। हम क्या सुने ना, लाइन ज्वाइनिंग AB, वो मेरे किसी काम का नहीं, वो बस ये बता रहा है कि 2 पॉइंट है, सबटेंड राइट एंगल एट C। तो हम समझ गए उसी टाइम में जब आप पढ़ रहे थे या हम ही पढ़ रहे थे कि ये मेरे पास काम का चीज है AC और BC, AB मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए हम उसको ड्रॉ ही नहीं किए। ठीक है, आप ड्रॉ करके भी वही काम करेंगे, तो ड्रॉ कर लीजिए या नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और है कुछ? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। आप इसको थोड़ा जल्दी नोट कर लें, फिर आगे बढ़े। कि क्या है लोकस, समझने वाली भाषा। इट इज इक्वेशन
इट इज इक्वेशन ऑफ मूवेबल पॉइंट, इट इज इक्वेशन ऑफ मूवेबल पॉइंट। मतलब क्या हुआ ना, एक पॉइंट गिवन कंडीशन पे सेटिस्फाई करते हुए जैसे मूव करेगा, तो जिस कर्व का, जिस ट्रेजेक्टरी का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग उसका लोकस बोलेंगे। ठीक है, तो लंबा सा बात याद रखने के लिए छोटा सा चीज, कंडीशन फुलफिल कीजिए, इक्वेशन फाइंड कीजिए, लोकस मिल जाएगा। एक पॉइंट का कंडीशन फुलफिल कीजिए, इक्वेशन फाइंड कीजिए, लोकस मिल जाएगा। यहां पे थ्योरी बोल के मेरे पास बस इतना ही है। ठीक है, लोकस मतलब बस इतना ही होता है। क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक वेरिएबल पॉइंट होगा हमेशा। ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट होगा और ये आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ये आपको खुद से लेना है। वेरिएबल पॉइंट आपका HK होगा, आप हमेशा उसको अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ये आप मान के चलेंगे कि वेरिएबल पॉइंट मेरे पास HK है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन मेरे पास दिया रहेगा, काम का बात यही है, जो कंडीशन मेरे पास गिवन रहेगा उसको सेटिस्फाई करवाइए, किससे, इस पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद सॉल्व टिल इट्स लीस्ट टर्म्स। ठीक है, इस वर्ड का अपना मीनिंग है लीस्ट टर्म्स, लीस्ट टर्म तक सॉल्व कीजिए। मीनिंग नहीं समझे, सुनिए, अगर लिखा है ऊपर में x² + 2x और नीचे में आया x, बोलिए तो क्या लीस्ट टर्म तक सॉल्व हुआ है या और सॉल्व होगा? नहीं, और सॉल्व हो सकता है, बस वही चीज सुनना था। आप यहां से x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे और बोलेंगे सर ये x + 2 है, तो ये हुआ लीस्ट टर्म, ये हुआ लीस्ट टर्म, समझे ना? लीस्ट टर्म का मतलब ये होता है जितनी दूर तक सॉल्व कर सकते हैं जरूर कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, जितनी दूर तक सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए और फाइनली आप उसको वहां पे छोड़िए जिसके बाद और फर्दर वो सॉल्वेबल ना हो, दैट इज कॉल्ड लीस्ट टर्म्स। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करके आपको सॉल्व करना है। कहां तक सॉल्व करते रहें, एकदम लीस्ट टर्म तक सॉल्व कीजिए, जब तक कि वो आगे फर्दर और सॉल्वेबल ना हो, वहां तक लेके आइए, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिप्लेस, उसके बाद रिप्लेस h बाई x, x कोऑर्डिनेट को x से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस k बाई y, y कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस करेंगे। जो भी ऑब्टेन्ड इक्वेशन होगा ऑफ कर्व, जो भी कर्व का इक्वेशन मिलेगा इज लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, वही वेरिएबल पॉइंट का लोकस होगा। ठीक है, वही वेरिएबल पॉइंट का लोकस। तो क्या करेंगे, अगर किसी पॉइंट का लोकस मांगा, सबसे पहले उस पॉइंट को HK अज्यूम करेंगे, उसके बाद जो कंडीशन मेरे क्वेश्चन में दिया है उसको सेटिस्फाई कराएंगे, सेटिस्फाई करके सॉल्व करेंगे। कहां तक सॉल्व करेंगे, लीस्ट टर्म तक। लीस्ट टर्म तक सॉल्व करने के बाद अगले स्टेप में h को रिप्लेस करेंगे x से और k को रिप्लेस करेंगे y से। उसको रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट बोलेंगे। बस इतना ही है काम का चीज, आप बस इस स्टेप के अकॉर्डिंग चले, हर चीज का लोकस मिलेगा। एग्जांपल के लिए थोड़ा समझिएगा, बोला गया फाइंड लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन। अच्छा, इसका क्या मीनिंग होता है, ये लिखा रहेगा बार बार, इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी नहीं, मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या होता है, हिंदी नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस xy, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एकदम ठीक। अभी जो आप xy बोले ना, वो काम का चीज था, मतलब ये 2 डायमेंशनल बात कर रहा है, ये 3 डायमेंशनल बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इस कारण से जैसे बोलेगा इन अ प्लेन, इसका मतलब 2 डायमेंशनल बात हो रहा है, तो वेरिएबल x होगा और y होगा, बस z नहीं होगा। ठीक है, तो मूव्स इन अ प्लेन, कंटिन्यू रखते हैं,
such that its distances from एक पॉइंट A है 1 2 and एक पॉइंट B है 2 5 are equal, ठीक है। आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, बस कंडीशन चेंज रहेगा, कुछ पॉइंट्स वगैरह पहचानना है जरूरी। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे ध्यान से। पहला चीज, एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालो। हम लिखें लेट वेरिएबल पॉइंट इज नॉट वेपर प्रेशर, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट इज h, k, ठीक है। काम खत्म। आगे मूव्स इन अ प्लेन सच दैट क्या है, वो सब किसी काम का नहीं, जो था वो समझ गए। डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट इक्वल, ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, कंडीशन है। वो जो दिया वो कौन है, वो कंडीशन है। तो हम आपको अभी क्या बोले थे कि जो कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई कराइए, जो इक्वेशन आएगा उसको लोकस बोलेंगे। शॉर्ट में निकालने का तरीका ये होता है। वेरिएबल अज्यूम कर लिए, ठीक है, कोई एक कंडीशन होगा, मिल गया कंडीशन हमको। अब हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करा के सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ऐसे सीख गए ना, समझ गए कि हाँ कहाँ क्या होता है, लोकस का क्वेश्चन एकदम हल्का लगेगा। नहीं तो लोकस आपको बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा होता नहीं, ठीक है। देखिए जैसा बोला गया, तो हम वेरिएबल पॉइंट को लेके चलते हैं P H K, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है। एक पॉइंट A मेरे क्वेश्चन में दिया है, गिवन पॉइंट 1 2। एक पॉइंट B मेरे क्वेश्चन में दिया है, इट इज 2 5। क्वेश्चन में ये बोला कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस बराबर है। इट इज द कंडीशन which has to be fulfilled to find locus of the variable point, ठीक है, ये कंडीशन है। तो कंडीशन मेरे पास जो है PA, हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो मेरा तरीका PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर भी होगा, इससे क्या रूट नहीं आएगा। आप यहाँ फाइंड करें तो h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करना है। h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस 4 माइनस 4k इक्वल्स टू प्लस 4 माइनस 4h k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। हो गया। हमसे बोला गया सॉल्व करते चलो, जहां तक हो सके सॉल्व करो, कर रहे हैं, ठीक है। 4h को इधर लेके आए तो बच गया 2h, माइनस 10k को इधर लेके आए बच गया 6k। कांस्टेंट 4 और 25 इज 29, वैसे भी 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस 24 इज 0। सॉल्व अभी भी होगा, h प्लस 3k माइनस 12 इज 0, मिल गया। देखिए क्या फुलफिल हो गया, सॉल्व टिल इज लीस्ट टर्म। तो लीस्ट टर्म तक तो पहुंच गए। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, मेरा थर्ड कंडीशन भी फुलफिल। आगे क्या करें, रिप्लेस करो भाई, h को x से और k को y से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लोकस मिल गया। लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट P इज h के जगह x, k के जगह y, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। समझे लोकस कैसे निकालना है। इस एक क्वेश्चन में आपको ये स्टेप बाय स्टेप हम दिखा रहे थे कि काम कैसे करना है, ठीक है। नोट कीजिए, अभी और आएगा, ये थोड़ा और बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। कुछ भी दिक्कत है, डाउटफुल है, जरूर पूछे। रिलेट नहीं हो पा रहा है, लाइन नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी। एक क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस करेंगे, अभी बना के दिखाएंगे। फाइंड लोकस of point P such that 2PA that is equals to 3PB as A दिया 0 0 और B provided 4 minus 3। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है
एक बार बनाइए, जितना आपसे क्वेश्चन बनेगा धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा तो हायर लेवल का क्वेश्चन भी फिर आपसे बनना स्टार्ट होगा। नहीं तो हम ही बनाते रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है मगर उतनी तेजी से नहीं बनेगा जब आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके दीजिए, आंसर दीजिए जितना, ठीक है। देखिए आप जैसे भी बनाए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाते बनाते उसको देखते देखते आपको ऐसे प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आएगा मेरे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर का बात किए हैं तो 9 माइनस 4 5x स्क्वायर, देखते चलिए क्या लिख रहे हैं और आप मिलाइएगा 5y स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाइड है यहाँ का 8, आपको अब आगे लिख के दिखाते हैं, ठीक है। 9, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाइड है कौन सा टर्म, तो इसका स्क्वायर और उसके साथ में इसमें लग जाएगा मेरे पास xy 2xy, ठीक है। तो वो x के साथ आएगा मतलब क्या हो गया माइनस 8x और देखिए प्लस 9y, ठीक है, हो गया 9 नहीं सॉरी 6y। अब ये पार्ट इज इक्वल्स टू 0, ये पार्ट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा बस आंसर लिखना 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर और 72 x 54 y 25 225। क्या आपका आंसर यही आया था या डिफरेंट आया कुछ यही है सर, सेम है, चलिए ठीक सेम है। तो सर दो लाइन में क्वेश्चन जितना बड़ा रहेगा उतना ही ना काम करेंगे। हम तो आपको बोले जितना शॉर्टकट आप मार सकते हैं मार दीजिए, तो इतना अगर आप नहीं भी कर सकते तो भी ठीक है। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन वे में हम आपको समझा दें, अगर किसी को भी दिक्कत है तो उसका दिक्कत थोड़ा दूर हो जाए। ध्यान से देखिए, किए वही जो आप भी किए थे, ठीक है, वही काम हम भी किए हैं जो आप किए, मगर उसमें क्या हुआ ना, मेरा वर्बल कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया था। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये PA का स्क्वायर हुआ और इधर में 9PB का स्क्वायर हुआ। बाद में 4 टाइम के साथ हमको ये पता कि ये XY होगा या HK होगा, दोनों में से कोई भी 0 0 के साथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देगा 9PB है x माइनस 4 स्क्वायर और y प्लस 3 स्क्वायर होगा। सॉल्व किए हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, अंदर का बात x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये आएगा मेरे पास। उसके बाद हम क्या किए, इन दोनों को उधर भेज दिए तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया 9। अब y स्क्वायर का लिखने का भी अपना एक तरीका होता है हमेशा, हाँ, 9y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर गया 5y स्क्वायर हो गया। उसके बाद x का टर्म 72, y का टर्म y 54, कांस्टेंट्स 16 प्लस 9 25 225 इज बनाए ऐसे ही थे, ठीक है, बनाए ऐसे ही थे। बस इसमें क्या है कि ये टर्म और ये टर्म हम लिखे नहीं, उसका वर्बल कैलकुलेशन हो गया, इसका भी वर्बल कैलकुलेशन हो गया, सीधा हिट किए हैं इसमें, ठीक है। बस यही चीज होता है। आप चाहे तो 4 लाइन में बनाइए तो भी आंसर आएगा वही, तो कम से कम आपका 60-70 सेकंड लग ही जाएगा। 2 लाइन में बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा और यहाँ 20-25 सेकंड में काम खत्म हो जाता है, ठीक है। बस यही होता है, सेकंड में टाइम बचाना, यही तो आपके टाइम मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन कम से कम कर ले, शॉर्टकट में बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक ना, शॉर्टकट में जो आप कर सके। हाँ देखिए क्या दिया है, फाइंड लोकस ऑफ मूवेबल पॉइंट such that its sum of distance from 60 and minus 60 is 6 units
is 6 units, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, is 6 units, 6 units, ठीक है, ये है मेरे पास क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोला है थोड़ा उस बात को समझते हैं। आपके पास पॉइंट का नाम दे या ना दे, आप खुद से अज्यूम कर लें। 2 पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है, एक का नाम ए रखेंगे तो दूसरे का बी रखेंगे, जो मूवेबल पॉइंट है उसका नाम पी रखेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 6। मेरा क्वेश्चन ये जो 3 लाइन में बोला ना, वो यही बात बोल रहा है, वो यही बात बोल रहा है। तो ये सबसे पहले आपको समझना है, यानी स्टेटमेंट से इक्वेशन कन्वर्जन करना है और उसके बाद सॉल्व करना है, और कुछ ज्यादा नया थ्योरी नहीं, अब उसको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्टेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा वो रिक्वायरमेंट रखता है 2 बार स्क्वायर का, वो रिक्वायरमेंट रखता है 2 बार स्क्वायर करने का। जब भी डिस्टेंस ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वेरिएबल पॉइंट के साथ, वो 2 बार होल स्क्वायर का रिक्वायरमेंट रखता है। तो पीए आप लिखे रूट अंडर ए कहां है, वो 6 x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पीबी आप लिखे x प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कुल मिला के 6 के बराबर। आप यही स्क्वायर कर दें या फिर एक को उधर भेज के स्क्वायर कर लें, आपकी इच्छा, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि पहले उधर भेजेंगे तब स्क्वायर करेंगे। रूट अंडर x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस रूट अंडर x प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किए तो उनको मिला, सॉल्व करते चलते। x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस वाई स्क्वायर के साथ माइनस 2 इंटू ए बी, तो 12 रूट अंडर x प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया गया, राइट साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगाया गया, ठीक है। लेफ्ट में तो सिंपल स्क्वायर। जहां तक हो सके कैंसिल करने का पूरा कोशिश कीजिए, टर्म को छोटा कीजिए, ठीक है। 36 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या 12x, तो सब में से 12 कैंसिल करते हैं तो उधर साइड में बचेगा -2x, और इधर साइड में बचेगा मेरे पास, देखिएगा क्या बोले, इसको उधर भेजे तो -24x, उसमें से 12 हटा दिए -2x, इसमें से 12 हटाए तो 3, ठीक है, और उसके साथ में ये 12 गया तो माइनस रूट अंडर x प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायर करना है, क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करते समय भी तो ध्यान रखिए, अब रूट है और विदाउट रूट है तो एक नेचर एक तरफ, इसको लेके आए इधर, माइनस कॉमन लेके 2x प्लस 3 माइनस रूट अंडर x प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रूट हटाना है तो फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब अरेंजमेंट करके ही चले, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। यहां से 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, उधर से x स्क्वायर 36 प्लस 12x प्लस वाई स्क्वायर। जहां तक हो सके कैंसिल कीजिए, सबको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो 3x स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट x का टर्म, तो ये तो कट गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट, तो ये इधर साइड में आएगा तो -27 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए तो किसका इक्वेशन है, मतलब कौन से कर्व का है? नहीं एलिप्स नहीं, एलिप्स हाइपरबोला। ये कौन है, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोलिक है। अरेंज करना चाहें तो x स्क्वायर बाई 27 को नीचे भेज दिए 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 27 इज इक्वल्स टू 1। देखिए अब आपको हाइपरबोला टाइप दिखने लगा होगा। तो कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगा, और नहीं तो पूछेगा कि कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रह सकता है आपके पास, तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब आपको एक चीज बताते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोला, सम ऑफ डिस्टेंसेस
तो जब भी सम ऑफ डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल में एलिप्स होता है। सम ऑफ डिस्टेंस अगर कभी कांस्टेंट होता है तो वो एलिप्स होता है। मगर ध्यान से अगर हम इसको एलिप्स बोले तो AE, 0 और माइनस AE, 0 ये दोनों फोकस होगा। तो अगर आप AE देखें और माइनस AE देखें और उसके बाद ये टर्म देखिए, ये 2a है तो 2a 6, तो a कितना मिला, a 3 मिला, ठीक है। 2a 6 तो a कितना मिला 3, और AE अगर 2 आ गया, इसेंट्रिसिटी 2 आ गया तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इसेंट्रिसिटी किसका होता है, हाइपरबोला का होता है। तो सर यहां तो स्टेटमेंट बोला एलिप्स और इसेंट्रिसिटी बोल रहा है हाइपरबोला, तो किसको प्रेफर करें, वही ना बात बोले कि दोनों उल्टा बात करेगा भी, कंट्रोवर्शियल है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट जो कि डेफिनेशन होता है और इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी प्रेफर्ड होता है हमेशा, क्योंकि कोनिक को डिफाइन करने वाला इसेंट्रिसिटी होता है, स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बोले एलिप्स, इसेंट्रिसिटी बोले हाइपरबोला, आपका आंसर क्या होगा, हाइपरबोला। अगर आप ये चेक करना जानते हैं तो आप आंसर यहीं से दे देते हैं, उसके आगे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता। मगर इक्वेशन मांगता कि इक्वेशन बताओ, एग्जैक्ट इक्वेशन बताओ, तब तो आपको सॉल्व करना ही, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ भी डाउट है किसी टर्म में तो पूछ लीजिए।